की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपने जितने भी जासूस उनके खास करके पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड जितने भी आसपास के नेबरिंग देश हैं उनकी गतिविधियों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फाइल तैयार की है। ये फाइल में हमें कुछ ऐसे खुलासे मालूम चले हैं जिससे ये पता चलता है कि 2025 के वर्ष में किस प्रकार से पाकिस्तान रणनीति बनाकर भारत के अंदर सबवर्जन और सैबोटाज कर सकती है और करने की तैयारी कर रही है। आज के इस वीडियो में चर्चा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर भारत को सतर्क रहना है, क्योंकि 2025 में ये थोड़े से वोलेटाइल एरिया हो सकते हैं। सबसे पहली चीज को ये याद रखिए कि आईएसआई पाकिस्तान की इस मोमेंट पर 3 कोर एरियाज को भारत को टारगेट करने के लिए आइडेंटिफाई कर चुकी है। इसमें से सबसे पहला जो एरिया है वो है पंजाब, दूसरा एरिया है जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट। इस समय आईएसआई की रणनीति ये है कि भारत के खिलाफ भारत को इन 3 जगहों पर व्यस्त किया जाए। अब इन 3 जगहों पर व्यस्त करने के लिए उसका जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है और ये जो पूरी रणनीति बन रही है, इसका बेस है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से पहली बात तो आईएसआई को वहां पर एक फ्री रन मिला हुआ है। बांग्लादेश की सरकार को माइक्रो मैनेज करती हुई आईएसआई वहां पर क्रिएट कर रही है बांग्लादेश के अंदर एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी इन्होंने तैयार की है आईएसआई वालों ने, इसके अंदर ज्यादातर जो भी लोग एसोसिएट हो रहे हैं इससे, वो मोहम्मद यूनुस की एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट मूवमेंट जो थी उससे जुड़े हुए लोगों को यहां पर पहली बात तो लाया जा रहा है। दूसरी सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी में ज्यादातर यूथ को भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि जब से बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ है और तब से जो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बांग्लादेश की खराब हुई है, इस परिस्थिति के सिनेरियो में बांग्लादेश का यूथ किसी प्रकार का सड़कों पे आकर जो है रिवोल्ट ना करे, इस कारण को ना होने के देने से इन्होंने क्या किया है आईएसआई वालों ने कि सारे के सारे यूथ को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हुई लोग हैं, जो हैं बच्चे हैं, ये सारे के सारे लोगों को ट्रेन किया जा रहा है हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार करने के लिए। और इन लोगों को ट्रेन किया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को भी बेसिकली उकसाने के लिए, ताकि एक प्रकार से रोहिंग्या प्लस हिंदू की प्रॉब्लम को क्रिएट कर कर नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज अब आईएसआई के जो पूरा का पूरा प्लान है उसमें हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पर। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अगर हम रिपोर्ट्स को समझने की कोशिश करें तो उनका एक हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो प्रिपेयर करके प्रधानमंत्री तक को पहुंचाई गई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर आईएसआई अग्रेसिव लेवल पर जैश ए मोहम्मद के ऊपर सारा फोकस लगा रही है। उसके 2 कारण हैं। पाकिस्तान में गौर करके चीज को समझिए आप। पाकिस्तान इस समय एक तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। पाकिस्तान में दूसरी समस्या ये है कि जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की जो पूरी सरकार, इन्होंने जो फैमिली रन गवर्नमेंट चल रही है वहां पर, उसके साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई है इमरान खान की, ये पार्टी लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस चीज में वो नाकाम हो रही है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि पाकिस्तान इस समय एक सोशल लेवल पर बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। दूसरी पाकिस्तान में समस्या क्या है कि पाकिस्तान के अंदर चीन के जितने भी बैक्ड प्रोजेक्ट्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हैं, वो प्रोजेक्ट्स किसी प्रकार से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, सीपेक नहीं बनेगा। और सीपेक नहीं बनेगा इसके लिए चाइना परेशान है। चाइना के अलग अलग जो ये सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स के तहत जहां जहां पर भी वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है वहां पर कभी चीनी इंजीनियर को मार दिया जाता है, कभी वहां पर बम ब्लास्ट हो जाता है, कभी कुछ इस प्रकार की आपदा हो जाती है। तो चीन का फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की मिलिट्री और उसकी आईएसआई को भुगतना पड़ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो पाकिस्तान इस समय जूझ रहा है वो ये है कि बलूचिस्तान एक बहुत रेस्टिव प्रोविंस होता जा रहा है। बलूचिस्तान एक जगह पर जहां पर रेस्टिविटी हो रही है, जहां पर बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में भी व्यस्त है। और दूसरी जगह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत बड़ा खेला हो चुका है, जहां पर बहुत सारा प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी प्रकार से, वो चाहे बिजली को लेके हो, डेवलपमेंट को लेके हो, सड़कों को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो। इस समय पाकिस्तान की ओवरऑल परिस्थिति ये है कि वो इन सारे मुद्दों से अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है। और आईएसआई ने इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए जैश ए मोहम्मद का प्रयोग किया है। जैश ए मोहम्मद का प्रयोग कैसे किया है कि भारत की जो आरएनएडब्ल्यू है उसकी अगर हम समझें एक चीज को,
तो उसके ऑब्जर्वेशंस के तहत जो जैश ए मोहम्मद है, जो पाकिस्तान के बावलपुर के इलाके से बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट उमुल कुरा मस्जिद है। इस उमुल कुरा मस्जिद में हाल ही में जैश ए मोहम्मद जो है उसके एसोसिएटेड जो लीडर है उसका मसूद अजहर, उसने अभी 2 ही दिन पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच दी है। और इस उमुल कुरा मस्जिद बावलपुर पाकिस्तान के अंदर जो उसने स्पीच दी है, वो स्पीच का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उस स्पीच में उसने सबसे पहले तो ये बोला है कि क्या आज की डेट में हमारे पास 300 जिहादी नहीं है जो जाकर अयोध्या की अंदर जाकर राम मंदिर को गिराकर वहां पर बाबरी मस्जिद का बदला ले ले। इस स्टेटमेंट को महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। आईएसआई जैश ए मोहम्मद को उकसा रही है, जैश ए मोहम्मद अपने जिहादियों को उकसा रहा है। आने वाले समय में ये जिहादी अयोध्या में बने हुए पावन पवित्र राम मंदिर के ऊपर एक प्रकार से अटैक करने की पहली बात तो तैयारी कर रहे हैं। अब ये सिर्फ अकेली चीज नहीं है, जैश ए मोहम्मद ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जिसका नाम है पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। ये जो पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट है, ये और कश्मीर टाइगर, ये जो दो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के हैं, ये दोनों के दोनों इस समय कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं। पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और कश्मीर टाइगर्स नाम के ये जो दो संगठन हैं, ये दोनों संगठन इस समय कश्मीर के अंदर टारगेट कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर 4 स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को, जिससे ये दहशतगर्दी मचा रहे हैं। सबसे पहले हैं टूरिस्ट, जिनकी भारी मात्रा में आज की डेट में इनफ्लो हो रहा है क्योंकि कश्मीर एक विकास की राह पे चल चुका है। दूसरे हैं माइग्रेंट्स, क्योंकि जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं जो वहां पर कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा है कि कश्मीर के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज, उसमें चाहे कश्मीरी पंडित हों, चाहे वहां पर रहने वाले सिख समाज के लोग हों, इन सब लोगों को एक प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। और चौथा जो पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और कश्मीर टाइगर फोकस कर रहे हैं, वो है लोकल लोगों को जो बेसिकली विकास कार्य में सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो कश्मीर के अंदर इस जिहाद को रीएक्टिवेट करना, अयोध्या के एक फ्रंट लाइन को बनाकर अयोध्या को बेसिकली फ्रंटल लेवल पर रखकर लोगों को, जिहादियों को ट्रेन कर कर पैन इंडिया लेवल पर टेररिज्म करना, आईएसआई इस समय ये दूसरी चीज देख रही है। और पंजाब के अंदर जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, वो ये है, वो भी कश्मीर से लिंक्ड है। वो कैसे है वो अब आप समझिए। पंजाब के अंदर आईएसआई ने एक व्यक्ति को बहुत लंबे समय से नर्चर किया है, जिसको ये लोग अभी इस मोमेंट पे पाकिस्तान में रखे हुए हैं। उस व्यक्ति का नाम है रंजीत सिंह नीता। अब ये जो रंजीत सिंह नीता है, इसके बारे में आपको दो कुछ लाइनें जानने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति जम्मू का है। ये जम्मू के आरएसपुरा इलाके में इनिशियली पहले एक छोटा सा क्रिमिनल हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इसने स्मगलिंग का काम चालू करा। स्मगलिंग के काम के साथ साथ इसने कुछ लोकल हिटमैन जो हैं, जिनके थ्रू ये बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी करवाता था, उनको इसने हायर करना चालू करा। इसके बाद ये व्यक्ति का इतिहास ये है कि 2001 में इसने, रंजीत सिंह नीता ने उस समय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीएसपी, जिसका नाम है दविंदर शर्मा, उसको गोली मारकर हत्या करने में भी इस व्यक्ति का हाथ था। और दविंदर शर्मा की हत्या के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि इस व्यक्ति रंजीत सिंह नीता ने राम मंदिर अयोध्या, जो उस समय एक मेकशिफ्ट टेम्पररी मंदिर था, क्योंकि उस समय वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी जब चल रही थी, जब तक पूरा निर्णय नहीं आया था, तब तक उस स्थान पर भी इस व्यक्ति ने अटैक करवाया था। उसके बाद हुआ क्या कि 2005-6 से इस व्यक्ति को नेपाल ले जाया गया। नेपाल में बीरगंज के इलाके में ये व्यक्ति रंजीत सिंह नीता बहुत लंबे समय तक रहा। और बीरगंज में जब ये व्यक्ति रहता था नेपाल में, तब से ये व्यक्ति आईएसआई के पेरोल पे आया। नेपाल के बीरगंज से इसको काठमांडू आईएसआई लेके गई, काठमांडू से इसको फाइनली लाहौर ले जाया गया। लाहौर ले जाकर वहां से इसको ट्रेनिंग दी गई। आज इस मोमेंट पर रंजीत सिंह नीता आईएसआई का सबसे बड़ा एसेट है खालिस्तान मूवमेंट को लेके। क्योंकि जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है, केजेडएफ जिसको हम कहते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को आज की डेट में एक फ्रंट लीडर के तहत अगर कोई व्यक्ति चला रहा है तो वो व्यक्ति है रंजीत सिंह नीता। अब रंजीत सिंह नीता को कार्य क्या दिया है? पहली बात तो समझने की चीज ये है कि रंजीत सिंह नीता को कार्य दिया ये है कि वो बेसिकली जम्मू के एरिया में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर लोकल लेवल पर रिक्रूटमेंट करे। वो इसलिए क्योंकि आईएसआई के रिकॉर्ड्स के तहत रंजीत सिंह नीता जो व्यक्ति है, इसके रिक्रूटमेंट स्किल्स बड़े शार्प हैं। ये बड़े अच्छे किस्म के व्यक्तियों को ऐसा माना जाता है कि रिक्रूट करके उनसे टेररिज्म के एक्ट्स करवाता है। तो रंजीत सिंह नीता का सबसे पहला टारगेट ये है, फोकस एरिया जो उसको
फोकस होमवर्क दिया गया वो ये है कि आप कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर पहली बात तो कश्मीर के अंदर लोकल लेवल रिक्रूटमेंट को बढ़ाइए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि कश्मीर के अंदर एक जगह पर जहां पर रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है रणजीत सिंह नीता के बिहाफ पर, दूसरी जगह पर वहीं पर आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद को रीएक्टिवेट करके पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और कश्मीर टाइगर का प्रयोग करके टेररिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया हुआ है। अब इस समय जो आईएसआई का अधिकारी रंजीत सिंह नीता का बेसिकली लीडर है, जो रंजीत सिंह नीता के थ्रू ऑपरेशंस भारत में रन कर रहा है, उस आईएसआई के अधिकारी का नाम है मेजर असीम सबूर। आईएसआई का मेजर असीम सबूर जो है, ये व्यक्ति इस समय रन कर रहा है रंजीत सिंह नीता के ऑपरेशंस को। अब रंजीत सिंह नीता को सिर्फ ये कार्य नहीं दिया है कि वो जाकर जो है बेसिकली पूरे के पूरे इस इलाके में, जम्मू के इलाके में सिर्फ हेड हंटिंग करके रिक्रूटमेंट करे, उसको दूसरा कार्य ये भी दिया है कि पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को दोबारा से रीएक्टिवेट कर कर वहां पर भी छोटे छोटे ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ मिलके, छोटे क्रिमिनल गैंग्स के साथ मिलके पंजाब में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे। तो आप आने वाले समय में 2025 में दो तीन बड़े क्लियर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। पहला पैटर्न ये देखने को मिल रहा है कि कश्मीर के अंदर पूरा का पूरा आईएसआई का एक एक्टिविटी बढ़ेगी। कश्मीर के अंदर आईएसआई की ये जो गतिविधियां हैं ये कैसे बढ़ेंगी, ये इस प्रकार से बढ़ेंगी कि भाई कश्मीर में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आईएसआई, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, कश्मीर टाइगर, जैश ए मोहम्मद, रंजीत सिंह नीता, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इन सारों के एक मिक्सचर को यूज कर रही है। इस पूरे मिक्सचर में रिक्रूटमेंट भी एक जगह चल रही है और साथ साथ पैरेलल लेवल पर टेररिज्म के एक्ट्स चल रहे हैं। दूसरा, बांग्लादेश का बेस बनाकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी को क्रिएट कर कर मोहम्मद यूनुस के बैकिंग के तहत वहां पर जो अभी हाल ही में एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि मोहम्मद यूनुस ने एक व्यक्ति जो हिजबुल तहरीर नाम के टेररिस्ट संगठन से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था नसीमुल गनी, उस व्यक्ति को होम सेक्रेटरी बना दिया है, गृह सचिव बना दिया है बांग्लादेश का। ये व्यक्ति आईएसआई के पेरोल पे काम करता है। इस व्यक्ति के थ्रू इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी को अब एक पूरी पेट्रोनेज मिलेगी, जिसके तहत हिंदुओं के ऊपर अटैक और प्लस साथ में साइमल्टेनियसली जो है रोहिंग्याओं को बढ़ावा देकर इस तरफ से रोहिंग्या को एंट्री देंगे, इस तरफ से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का काम। और तीसरा, जो हिंदू धर्म के पावन पवित्र संस्थान हैं जैसे कि राम मंदिर हो गया, अन्य बाकी देश के अंदर बड़े बड़े मंदिर हो गए, उनके ऊपर जैश ए मोहम्मद को डायरेक्टली बोला है कि अब आप डायरेक्टली इनके ऊपर टारगेट करेंगे। तो आपके सामने चीज अब क्लियर है। आईएसआई इस मोमेंट पर जमात उद दावा, लश्कर ए तैयबा को थोड़ा सा बैकफ्रंट पे कर रही है, जैश ए मोहम्मद की यूटिलिटी को बढ़ा रही है, साथ साथ खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी, हिजबुल मुजाहिदीन, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, कश्मीर टाइगर्स, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन चुका है जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब कश्मीर से लेकर इस पूरे के पूरे रीजन में रीएक्टिवेट होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर एक चीज आखिर में हमें जो जानने की आवश्यकता ये है कि इस चीज को अगर भारत को टैकल करना है तो भारत के पास इस समय दो ही चीजें महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जो पाकिस्तान आपके साथ कर रहा है, आप पाकिस्तान के साथ वही कीजिए। यदि पाकिस्तान अगर आपकी अटेंशन को नॉर्थ ईस्ट से लेकर बांग्लादेश के थ्रू पंजाब से लेकर कश्मीर तक वो डाइवर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को आप पाकिस्तान में व्यस्त कर दीजिए। उसके दो तरीके हैं, बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंस्टेबिलिटी, गिलगिट बल्टिस्तान में इंस्टेबिलिटी, पहली चीज। दूसरी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगर ये पंजाब, सिंध इस इलाके में आकर बेसिकली इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दे तो पाकिस्तान की आर्मी जो है पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान के अंदर ही व्यस्त हो जाएगी। और साथ साथ सीपेक को ना बनने देना, चीन के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें बाधाएं क्रिएट करना। सीपेक नहीं बनेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये चीज तय है क्योंकि पिछले 10 साल से सीपेक नहीं बना है, सीपेक अगले 20 साल भी नहीं बनेगा, जो मर्जी कर ले पाकिस्तान, जो मर्जी कर ले चीन। तो इस तरीके से अगर भारत वहां पर पाकिस्तान के अंदर जाकर ये गतिविधियों को मैनेज कर लेता है तो जो पाकिस्तान कर रहा है भारत में, उसी को उसकी दवाई उसी के ऊपर मिलने की आवश्यकता है। तो आई होप कि आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर 2025 के इस नव वर्ष के दौरान जो भी भारत की सुरक्षा के ऊपर आंच पाकिस्तान की ओर से आने वाली है, कम से कम उस चीज की इंफॉर्मेशन अब आपको इस वीडियो के बाद क्लियर है। धन्यवाद।